नमस्ते दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 1 तारीख को हाई कोर्ट में पीआरटी जो भर्ती है उसका फ़ैसला आने की पूरी संभावना है। अब 5 केस फाइल हो रखे हैं टोटल इस भर्ती पे, ठीक है। जैसे कि एक एनआईएस का केस भी चल रहा है, एक ब्रिज कोर्स कैंडिडेट का है, उसके बाद 31 जनवरी सीटेट क्वालिफायर का है, ऐसे 1-2 केस और है। तो टोटल 5 केस है। एक तो नियमावली पे भी चैलेंज किया हुआ है, तो 5 केस डले हुए हैं इसके। और देखते हैं ये पाँचों के पाँचों, वैसे सरकार कोशिश कर रही है कि पाँचों जो है उनका 1 तारीख को ही सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इसका निवारण हो जाए, अपनी तरफ से पक्ष रखेगी सरकार। तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 तारीख को आपको फाइनल रिजल्ट सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जो केस है, एक्चुअली जो भर्ती है ये नियमावली से चल रही है, और नियमावली इसमें लेटेस्ट 2019 की, जो 2020 वाली जो भर्ती है उसमें सेवा नियमावली 2019 की चलेगी। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैंने नियमावली निकाली हुई है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एनआईएस का जो डीएलएड है और ब्रिज कोर्स है, इनका पक्ष कितना मजबूत है और क्या हो सकता है इनका, ठीक है। वैसे मैंने इस नियमावली को पूरा पढ़ लिया है, और आप लोग जो एनआईएस कैंडिडेट हैं वो 100% निश्चिंत रहिए कि इस बार उनका इस पर सिलेक्शन होके रहेगा, ठीक है। अगर बाय द वे कुछ भी हो सकता है, 1% ये भी बोल सकते हैं कि चलो कुछ हो, तो फिर ये हो सकता है इसमें दोस्तों कि सेवा नियमावली पूरी कैंसिल की जाए, यानी कि भर्ती ही कैंसिल की जाए, फिर नियमावली चेंज हो, नई नियमावली आएगी, फिर दोबारा आप लोग फॉर्म भरेंगे एंड देन सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि इस सेवा नियमावली के अनुसार तो एनआईएस डीएलएड बिल्कुल इस भर्ती में आ ही रहा है। अब ये कैसे आ रहा है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके बारे में भी पूरा हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि नियमावली आपने भी पढ़ी होगी शायद, और जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी उसके बारे में मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये 29 जुलाई 2019 से ये नियमावली लागू हो चुकी थी, और फाइनल नियमावली यही है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्तंभ 1 और स्तंभ 2, ठीक है। स्तंभ 1 ये है कि जो नियमावली पहले थी वो ये थी, और उसको चेंज करके स्तंभ 2 पे नियमावली डाली गई है। तो इसी पे हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो शिक्षा मित्र हैं उनके बारे में थोड़ा बताया गया है यहाँ पे कि उनको कैसे लेना है। डीएलएड करे हुए होने चाहिए, या इग्नू से अगर डीएलएड किया है तो भी वो वैलिड है। साथ में इनके पास सीटेट या यूटेट क्वालिफायर होना चाहिए, तो इजीली वैलिड है। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि जो भर्ती है ये 50-50% डिवाइड हो जाएगी। साइंस एंड जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो उनके लिए 50-50% ये जो भर्ती है वो बांट दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को फोकस करना है, ठीक है। यहाँ 2 जो लिखा हुआ है, यहाँ से राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला संसाधन केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, और इससे आपको पता लग जाएगा आपके केस का होने वाला क्या है, ठीक है। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य से किसी ने भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको डाइट बोलते हैं, जिला संसाधन केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड, ठीक है, जिसे उत्तराखंड राज्य में द्विवर्षीय बीटीसी के नाम से जाता था, अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड। सबसे पहले तो डाइट डीएलएड की इन्होंने बात करी है कि 2 वर्ष का डाइट डीएलएड हो, जो उत्तराखंड राज्य या किसी भी उत्तराखंड राज्य हो या कोई अदर स्टेट का भी है, उससे कोई मैटर नहीं करता। 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का। इसके अलावा अथवा लिखा हुआ है उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको एनसीटी के नाम से जानते हैं, से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड। अब या तो आपने 2 साल का डाइट से डीएलएड या बीटीसी किया हो, या फिर आपने एनसीटी से मान्यता प्राप्त 2 साल का नहीं, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, अथवा उसके समकक्ष यानी 2 साल का ही होगा, एनसीटी से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा किया होगा। अब मैं बता देता हूँ
तो यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं रखी है उन्होंने कि सिर्फ डाइट ही डाइट का होगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। तो दूसरी बात ये है कि एनसीटी से अप्रूव्ड है एनआईएस का। तीसरी बात यह है कि 2 वर्ष का डिप्लोमा है, ये भी कोर्ट पिछली बार जो पिछली सुनवाई है उसमें कोर्ट ने मान लिया था। तो बात कहाँ पे अटक रही थी एनआईएस की? वो बात इस पर अटक रही थी क्योंकि ये एनआईएस जो है वो एक प्राइवेट ही कोर्स है। तो अब इस भर्ती में प्राइवेट कोर्स को लिया जाएगा, ठीक है, इस पर संशय था। तो यहाँ पे जो नियमावली है इसमें कहीं भी रेगुलर वर्ड का, ठीक है, कोई जिक्र नहीं है, रेगुलर या प्राइवेट का कोई जिक्र ही नहीं है। तो आप इस नियमावली के अनुसार अगर चलते हैं तो इजीली जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि जो एनआईएस डीएलएड के हैं वो नियमावली के अनुसार आराम से इस बार आ जाएंगे। तो ये नियमावली आप लोग खुद भी देख सकते हैं, नियमावली में ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है आफ्टर वर्ड्स है, यानी कि जो बीएड कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट होंगे तो अगर उन्होंने ब्रिज कोर्स करा हुआ है ऑलरेडी तो उनको छूट मिलेगी, यानी कि उनको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं किया है तो 2 साल के अंदर उनको ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ब्रिज कोर्स का भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि ब्रिज कोर्स को भी थोड़ी प्रायोरिटी मिले इस भर्ती में, क्योंकि ब्रिज कोर्स भी एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड है एंड एनसीटी एमएचआरडी फिर एनआईएस ने ही करवाया है इसको। अब देखा जाए तो एनआईएस के जो विरोध में कैंडिडेट हैं उनको ये भी समझना चाहिए कि जो बीएड कैंडिडेट जब यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसको सेलेक्ट होने के बाद भी तो एनआईएस ही 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराएगा, वरना वो करेंगे कहाँ से ब्रिज कोर्स? और कोई संस्था तो करा नहीं रही है। तो इसमें यही है कि इजीली ये अप्रूव हो जाएगा। और अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि कुछ कैंडिडेट्स का कहना था कि अदर देन जो डीएलएड कैंडिडेट है उनका कितना चांसेस। देखिए, इसमें ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये तो तभी पता चलेगा जब पूरे आंकड़े मिलेंगे हमें। हम लोगों के पास इतना पता है हमें कि लगभग 500 550 के करीब डाइट डीएलएड कैंडिडेट हैं जो उत्तराखंड के हैं। इसके अलावा 300 350 के करीब एनआईएस डीएलएड के हैं इसी भर्ती में जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। इसके अलावा अदर स्टेट्स के भी कुछ कैंडिडेट होंगे ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि अदर स्टेट्स के भरे नहीं होंगे, अदर स्टेट्स के भी हैं, कुछ भरे होंगे कैंडिडेट्स ने। नेक्स्ट इसमें शिक्षा मित्र भी हैं काफ़ी कैंडिडेट्स, तो शिक्षा मित्रों के भी पता नहीं है अभी फ़िलहाल, कुछ आंकड़ा नहीं है कि कितने शिक्षा मित्रों ने फॉर्म भरा हुआ है। जब ये सारे के सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा देन आफ्टर दैट फिर बीएड वालों पे कुछ विचार किया जाएगा। तो अनुमानित ये है कि लगभग 2300-2400 ये भर्तियाँ हैं। तो अगर हम 50% वैकेंसीज़ निकाल भी देते हैं इससे, यानी कि 1100 के करीब अगर निकाल भी देते हैं तो बाकी की सीट्स पूरी बीएड कैंडिडेट्स के ही जा रही है, ठीक है। मैक्सिमम इतने ही है, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको कि इतने ही हो पाएंगे, क्योंकि 500 के करीब हमारे जो डाइट के कैंडिडेट्स हो गए, फिर 300 के करीब हमारे एनआईएस के कैंडिडेट हो गए, ठीक है, और लगभग 800 के करीब इनकी संख्या हो गई। और अदर स्टेट्स के भी आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अदर स्टेट्स के ज़्यादा होंगे, लेकिन मैक्सिमम करके अगर हम देखें तो इतने ही होंगे। उसके बाद ये जो शिक्षा मित्र हैं 100-150 के करीब इनकी संख्या भी होगी शिक्षा मित्रों की। तो टोटल हम ये लगा के चल सकते हैं कि लगभग 1200 के करीब है। तो पूरी की पूरी जो 1200 अदर सीट्स हैं वो बीएड कैंडिडेट्स के लिए ही इस बार जारी हैं, ठीक है। ये बात भी बिल्कुल मानने वाली है कि ये जो नियमावली है इसके हिसाब से तो खैर अभी जो नियमावली है वही चल रही होगी, लेकिन नेक्स्ट, क्योंकि हमने देखा है कि बीएड कैंडिडेट्स जो हैं वो खैर देखिए, भर्ती में सबका समान अधिकार है, हर कोई चाहता है वो भर्ती हो, सबने मेहनत करी है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल मानने वाली है कि नेक्स्ट जो भर्ती होगी उस भर्ती में भी पुरजोर विरोध किया जाएगा बीएड कैंडिडेट्स को रोकने का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि काफ़ी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे हाई कोर्ट ने बीएड कैंडिडेट को पीआरटी में रोक लगा रखी है। आप लोगों को शायद इसके बारे में नॉलेज ना हो, लेकिन काफ़ी स्टेट्स में पीआरटी की भर्ती में सिर्फ डीएलएड कैंडिडेट ही फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा है कि हर स्टेट अलग अलग चीज़ कर रहा है। आपने देखा होगा जो दिल्ली के फॉर्म आए हैं डीएसएसपी के, उसमें 1st to 5th के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए या बीटीसी, जिसको जो भी बोलना चाहे आप, लेकिन वहाँ पे बीएड के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं माने गए, तो बीएड वालों को नहीं लिया है, ठीक है।
फिर दूसरी बात आई जो रीट की परीक्षा थी राजस्थान की, तो राजस्थान में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी स्टार्टिंग में। जब नोटिफिकेशन आया था राजस्थान में, तो राजस्थान के कैंडिडेट्स जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें बीएड अलाउड नहीं थे, लेकिन बाद में फिर बीएड को अलाउड कर दिया गया है। फ़िलहाल ये कोर्ट के ही अधीन है में। तो धीरे धीरे, क्योंकि देखिए अब जो डीएलएड के कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। पहले क्या था कि बीएड कैंडिडेट्स अलाउड नहीं थे, आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए। लेकिन क्योंकि उस समय डीएलएड ही कैंडिडेट बहुत कम थे, तो क्योंकि अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिलते थे इसलिए बीएड को उन्होंने ऐड कर दिया। लेकिन अब डीएलएड के ही खूब सारे कैंडिडेट हैं, तो बीएड को ऑलरेडी आप समझिए चलिए कि अगली भर्ती में बीएड को भी शायद चांस ना मिले। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं हम लोग, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई अपना भविष्य जो है सुरक्षित रखना चाहता है। जैसे बीएड वालों को हक है कि भैया दूसरों को वो केस कर रहे हैं या उन्हें रोक रहे हैं, वैसे ही बाकी भी इजीली उनको रोकेंगे ही रोकेंगे। और अगली भर्ती में आप लोगों को ये पक्का देखने के लिए मिलने वाला है कि कैंडिडेट पूरी कोशिश करेंगे कि बीएड को इस भर्ती से आउट करा जाएगा। खैर, ये मेरी एक पर्सनल राय है, आप लोग देखिएगा इसको, क्योंकि धीरे धीरे अदर स्टेट्स में भी हो रहा है और उत्तराखंड में भी इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है। तो डीएलएड वाले भी कहेंगे कि भैया जब हम लोग हैं अवेलेबल, तो बीएड को यहाँ इंक्लूड क्यों किया जा रहा है। फ़िलहाल इसको बाद में हम लोग देख लेंगे, लेकिन एक तारीख का वेट करते हैं दोस्तों। आप लोग भी इस नियमावली को पढ़िए और देखिए कि इसमें आप लोग क्या समझते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।